ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, भूपेश आनंद मैं आपके सामने आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड आई डिड सो मेनी अमेरिकन एंड यूरोपियन कोर्सेज। मैं आज आपके सामने आपका दोस्त बन के आया हूँ। फ्रेंड्स, वी आर डूइंग सेक्शन ए CMA USA पार्ट 1 एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस एंड वी आर इन यूनिट नंबर 2। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 43 लेक्चर्स इन यूनिट 1 और आज का ये जो लेक्चर है बेटे लेक्चर 14 है। अभी हम थर्ड एसेट में आए हैं, बस इन्वेस्टमेंट। टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द फोर्थ एसेट। इट मींस आई हैव कंप्लीटेड 3 एसेट्स। मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंप्लीट किया, अकाउंट रिसीवेबल्स को कंप्लीट किया, इन्वेंट्री को कंप्लीट किया। लेकिन द पॉइंट इज आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल, तब इतने थोड़े से लेक्चर्स ज्यादा लग गए। अगर मैं ही इतना बताऊंगा तो आप तो बेशर्म आप इतना करके जाएंगे। मैं इसलिए इतना बताता हूं कि आप एटलीस्ट शर्मा शर्मी इतना तो कर लें, बिकॉज मैंने आई हैव डिसाइडेड कि मुझे आपको फर्स्ट टाइम सक्सेस अचीव करवाना है बेटे। आज का ये जो लेक्चर है ना, मैंने बड़ी मेहनत से इसको, मैं क्या बताऊं, इसकी स्टोरी लाइन बनाई है बड़ी आई हैव डन अ ह्यूज हार्ड वर्क। मैंने बड़ी सारी मूवीज आज दिखानी है आपको, पता नहीं कहां से मैंने सोचा, और कुछ इंस्टेंसेस आपको दिखाऊंगा सो दैट आई कैन रिलेट विद माय लेक्चर। आई विल बी शोइंग यू कोका कोला बैलेंस शीट, आई विल बी शोइंग यू गफला मूवी, आई विल बी शोइंग यू सीक्रेट। आज काफी कुछ बताने वाला हूं दोस्त। बस आप ईमानदारी से अगर आप मेरी बात को मानेंगे तो आप रजिस्टर तो जरूर ही ओपन करेंगे बेटा। रजिस्टर ओपन करना एज वी डिड इन लास्ट सो मेनी लेक्चर्स। पार्ट 2 बेटे पता नहीं कितने आपने रजिस्टर्स, एवरी सेक्शन यू हैव टू प्रिपेयर सेपरेट रजिस्टर। आप प्लीज अपना रजिस्टर ओपन करें पार्ट 1 के लिए भी एज यू डिड इन पार्ट 2। CMA USA पार्ट 1 एग्जामिनेशन सेक्शन है एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, लेक्चर नंबर 14। बेटे 14th लेक्चर में आ गया और अभी 4th एसेट की बातें करेंगे। टुडे आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। मैं आज के इस लेक्चर में, लेक्चर 14 में और लेक्चर 15 में, मतलब 2 लेक्चर्स लेने वाला हूं। एक तो लेक्चर 14 लूंगा और एक लेक्चर 15 लूंगा। लेक्चर 14 और लेक्चर 15 में मैं I will be telling you about investments. It means if a company, if one corporate entity invest in another corporate entity, अगर एक कोका कोला पेप्सी में इन्वेस्ट करती है, या कोका कोला इज इन्वेस्टिंग इन नेरोलैक पेंट्स और कोका कोला इज इन्वेस्टिंग इन अपोलो टायर्स, a company can also, a company, a corporate entity is an artificial person, we know that. So as for Solomon versus Solomon, कि भाई वो जो कंपनी है, कॉर्पोरेट एंटिटी है, that is an artificial person. They can invest, they can have different types of intentions. If they have the idle money, आप ये बताइए, आपके पास idle पैसे होते हैं तो क्या आप बैंक में FD, recurring deposit, mutual funds, shares इन्वेस्ट नहीं करते? Similarly, some companies are cash rich companies, उनका सारा धंधा ही कैश में। There is no accounts receivables like Infosys, like TCS, like Wipro. Just have a look on the balance sheet. Huge cash balances there. So they generally invest in another companies. तो आज का ये जो लेक्चर है ना बेटे, इसी के ऊपर डिवोटेड है कि अगर एक कॉर्पोरेट एंटिटी दूसरी किसी कॉर्पोरेट एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करती है, लाइक कोका कोला इन्वेस्ट इन पेप्सी, देन हाउ कोका कोला विल बी शोइंग देयर बैलेंस शीट। अपनी बैलेंस शीट में वो क्या दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स कैसे शो करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स कितनी तरह की होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, हाउ वी कैन क्लासिफाई दोज इन्वेस्टमेंट्स। तो बेटे आज 4 बातें मैं डिस्कस करूंगा, नो डाउट इन दीज 2 लेक्चर्स, लेक्चर 14 एंड लेक्चर 15 आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट्स एंड आई हैव ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज द डेट एंड द सेकंड इज द इक्विटी। एज वी नो दैट इन द बैलेंस शीट, आपको जब पैसे चाहिए होते हैं, इफ यू नीड फंड्स एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी, यू कैन रेज फंड्स ईदर थ्रू इक्विटी और थ्रू डेट, ओनर्स फंड और बोरोवर्स फंड, घर वाली और बाहर वाली। ये मैंने पार्ट 2 में भी बताया था आपको, सोर्सेज फंड्स में सेक्शन बी में, यूनिट 2 यूनिट 3 में। बेटा इफ यू रिक्वायर फंड्स देयर आर 2 मेजर सोर्सेज। सिमिलरली इफ यू वांट टू इन्वेस्ट देयर आर 2 मेजर सोर्सेज, वन इज इक्विटी एंड सेकंड इज डेट। बेटे बिल्कुल कमर सीधी करके बैठना है, आपकी लाइफ एनर्जी फ्लो होनी चाहिए यार। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, इन्वेस्टमेंट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। वन इज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज। सो टुडे इन लेक्चर 14 आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट डेट सिक्योरिटीज की इफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी इन्वेस्ट इन अ डेट तो उसकी रिकॉग्निशन कैसे करेंगे।
as a management accountant, as a CMA USA, as a management accountant of Coca-Cola, if Coca-Cola is investing in the debt of Pepsi or debt of Hindustan Liver or debt of Infosys or debt of McDonald's, तो ये डेट तो मैकडोनल्ड्स के लिए है ना. आप एज ए कोका कोला तो इन्वेस्टर हैं. एक इन्वेस्टर होता है, एक इन्वेस्टी होता है. इन्वेस्टर मींस जो पैसे अपने लगा रहा है. आज ये जो मैं करा रहा हूं बेटा, आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर, कि अगर एक इन्वेस्टमेंट, इफ अ कंपनी इन्वेस्ट इन समवेयर, यू नो, देन हाउ दे कैन कैलकुलेट इट, यू नो, व्हाट आर द रिकॉग्निशन, व्हाट आर द मेजरमेंट्स, व्हाट आर द वैल्यूएशन, व्हाट आर द डिस्क्लोजर. तो पूरा चैप्टर एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इन्वेस्टर पढ़ना है, एज ए कोका कोला पढ़ना है. और बेटा बैठना ऐसे. एक बच्चा हंसने लग गया, सर ये हम क्या बच्चे हैं? बेटे पढ़ाई स्कूल जैसे ही करनी है. जितना बच्चे बन के रहोगे उतनी लाइफ में जल्दी सक्सेस अचीव होगी. और फर्स्ट टाइम यू कैन बिकम सीएमए यूएसए पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर हो सकता है. मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा. सुना होगा आपने. बेटे मुझे अपनी लाइफ के तीन चार महीने दे दो, वो भी खाली 20 घंटे लूंगा एक हफ्ते में. इन 1 वीक आई वांट 20 आवर्स एंड दिस टू फॉर 3 to 4 months. बस दे दो यार, मैं आपको बहुत कुछ दे दूंगा बेटा लाइफ में जो आपको नहीं मिला ना अभी तक. जो चूचू रहती है ना, प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, ये नहीं है, वो भूपेश आनंद देगा आपको. आइए इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि आपका सीटिंग पोस्चर इस तरह से हो और हम आगे लाइफ में चले. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, मैंने लिख ही दिया. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बात ये कहता हूं फुल जोश, फुल एनर्जी के साथ, दैट दीज विल बी द टॉपिक्स आई विल बी कवरिंग. मैं कोका कोला की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दिखाने वाला हूं. मैं आज गल्फा मूवी दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि पूरी मूवी कैसे इन्वेस्टमेंट्स पे आधारित है. हर्षद मेहता की बातें करूंगा, केतन पारिक की बातें करूंगा, मैं इनसाइडर ट्रेडिंग की बातें करूंगा. बेटे ऐसा नहीं कि खाली हॉक ने, ग्लेम ने, वायले ने, बैकर ने जो दे दिया बस उतना नहीं बताया, काम खत्म. नहीं बेटे, भूपेश आनंद से पढ़ाई कर रहे हो. ये नॉर्मल कोई यूट्यूब लेक्चर नहीं है जो नॉर्मल देखा हो गया चलो, नहीं यार. एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट समथिंग अबाउट जी न्यूज, क्योंकि मैंने आज आपको प्रैक्टिकल बताना है कि लाइफ है क्या यार. व्हाट इज moneycontrol.com. आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे देखते हैं, पाठशाला को पढ़ेंगे, हम देखेंगे बेटे उसको. एंड देन एट लास्ट मैं अपने बातों में आऊंगा और वो मेरी बात है इन्वेस्टमेंट्स की. दैट इफ अ कंपनी, इफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी वांट्स टू इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड्स or they want to invest somewhere, now there can be two branches in that. One is with the intention to control it or with the intention to just to invest it. आज हम बात ही नहीं कर रहे, हम तो डेट की बातें कर रहे हैं. डेट में कंट्रोलिंग की बात ही नहीं, वो तो इक्विटी में बात होती है, बिकॉज डेट डोंट हैव द वोटिंग राइट. तो मैं भूपेश आनंद आपके सामने चाहता हूं कि आप एक बात लिख लें, थोड़ी सी छोटी सी लिख लें बेटे, छोटी सी लिख लें. इन्वेस्टमेंट्स को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा इन ब्रॉडली. अब हॉक में, ग्लैम में, वायले में अगर आप देखें तो they have divided into different classification: traded securities, non-traded securities, debt securities, equity securities. तो मैं अभी उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं आ रहा, मुझे कंफ्यूज नहीं करना. मैं कहता हूं जस्ट रीड, हैव अ वन क्लासिफिकेशन इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन द डेट सिक्योरिटीज एंड इन इक्विटी सिक्योरिटीज. बस बेटे इसी में. और आज भूपेश आनंद आपको डेट की बातें करेगा. अच्छा, डेट का वैसे थोड़ा सा मैं आपको, वैसे आई नो दैट यू नो दैट, I know that you know, but you don't know that you don't know. आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या नहीं पता. मैं आपसे ये कहता हूं, I think you know that what is the meaning of debt. It is a bond, it is a note payable, and it is being matured at the face value, and the person, the issuer, you know, has to give a fixed rate of interest at a fixed period of time टू दैट इन्वेस्टर. आई थिंक इतना तो हम सबको मालूम ही है. अब मैं कोका कोला की तरफ आ गया बेटा. कभी मैं आ जाऊंगा मैकडोनल्ड्स के लिए और कभी मैं बात करूंगा कोका कोला के लिए. मैं अज्यूम कर रहा हूं इन माय केस स्टडी मैकडोनल्ड्स इज इन्वेस्टी, मैकडोनल्ड्स इज द इशूअर. मैकडोनल्ड ने डेट बॉन्ड्स इशू किए एंड कोका कोला हैज इन्वेस्टेड, यू नो, ही इज द इन्वेस्टर एंड यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ कोका कोला. एक बच्चे को जैसे ही मैंने कहा यू आर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ कोका कोला, वो तो पागल सा हो गया. वो कहने लगा सर मैं बन ही नहीं सकता. बेटे अब एक चीज मैं बताऊं आपको लाइफ में एक बात बता दूं, आप जब तक खुद नहीं सोचेंगे कि आप ये नहीं कर सकते तो फिर नहीं कर सकते. बेटे यू हैव फुल कैपेबिलिटी, यू कैन बिकम अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ CMA USA, ऑफ, यू नो,
कोका कोला, आप जरा देखिए कोका कोला की अगर मैं बैलेंस शीट को देखूं तो यहां पर ध्यान से देखें बेटे, मैंने यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये दिख रहा है बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। उन्होंने बताया भाई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में है क्या, अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्लासिफाइड एज अदर, इनकी डिटेल्स भी दी हैं, ये देख लेते हैं डिटेल्स क्या है। ये देखिए ये डिटेल्स है बेटे, इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, डाटा टाइप, बैलेंस शीट टाइप, पीरियड टाइप, दे हैव इन्वेस्टेड है। अच्छा उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो उन्होंने लिखा हुआ अदर इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा इसकी भी उन्होंने डिटेल दे दी है भाई, अदर इन्वेस्टमेंट्स क्या है, इसकी रेफरेंसेस क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है। रेफरेंस देख लेते हैं, तो रेफरेंस में उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, इतना इतना इन्वेस्ट किया है, ये ऐसे 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 ऐसे, एंड यू हैव नेवर सीन द कोका कोला बैलेंस शीट। आपने आज तक कभी फाइनेंशियल्स देखे ही नहीं यार किसी के, कभी रिलेट ही नहीं किया ना चीज़ों को। आप देखिए ना कोका कोला की बैलेंस शीट, आपके सामने इन्वेस्टमेंट शो कर रहा हूं, आपके सामने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपके सामने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ रही है। द पॉइंट इज हाउ दे आर रिकॉग्नाइज्ड, हाउ दे आर मेजर्ड, हाउ दे आर वैल्यूड, हाउ दे आर डिस्क्लोज्ड। तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करना है। आइए, मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप थोड़ा सा हैंड रिटन स्लाइड्स लिखें। मैं आज बड़े सारे जूस नोट्स दिखाऊंगा, हैंड रिटन स्लाइड्स की बातें करूंगा, और आपसे ये कहता हूं कि आपको ये 10 बातें पता होनी चाहिए मेरी चर्चा होने से पहले, बिकॉज आई वॉन्ट टू डिस्कस समथिंग टूडे, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज 10 पॉइंट्स। आपको ये 10 बातें अगर पता होंगी तो आप आराम से मेरी चर्चा, यू कैन लिसन टू माई स्टोरी, मेरी कहानी किस्मत की समझ पाओगे। फॉर CMA USA Part 1, द फर्स्ट पॉइंट यू शुड नो इज, मैं डेट की बात कर रहा हूं, डेट की बात कर रहा हूं, उधार, लोन। आपने उधार दिया, कोका कोला ने उधार दिया मैकडोनाल्ड्स को, और मैकडोनाल्ड्स ने डेट्स इशू किया, नोट्स इशू किए कोका कोला को। तो आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कोका कोला दैट दीज डेट, दीज इन्वेस्टमेंट्स कैन बी अप टू हेल्ड टू मैच्योरिटी। कई बार आप FD कराते हैं एज रामलाल, आपने 5 साल की FD ली, 5 साल तक ही रखा, 5 साल से पहले बेचा ही नहीं, आपकी इंटेंशन भी थी कि 5 साल रखेंगे, एबिलिटी भी थी कि 5 साल रखेंगे। Similarly, Coca-Cola has invested in the bonds or in the debt of McDonald's with the intention and the ability to hold up to maturity. तो मैं कहता हूं ऐसी डेट सिक्योरिटीज का नाम है हेल्ड अप टू मैच्योरिटी। एक बच्चा नींद आ रही है उसको, दूसरा बच्चा ना सिर में खुजला रहा है, तीसरा सोच रहा है लिखूं ना लिखूं, उसके थप्पड़ मारने का मन कर रहा है यार। लिखना है बेटे, यू हैव टू राइट इट डाउन। मैंने हॉक, क्लेम, वाइले, बेकर सबसे नोट्स बनाए, इतना लिखा कि मेरे को सब कुछ रट गया बेटे, कैसे रैंडमली निकल रहा है आपके सामने। तो लिखिए हेल्ड टू मैच्योरिटी डेट सिक्योरिटीज। आई थिंक आप थोड़ा सा पहले फर्स्ट पॉइंट लिख लें, 10 बातों को मैं थोड़ा सा पहले हल्का हल्का बताऊंगा और फिर मैं अपने मुद्दे पे आऊंगा। द फर्स्ट टाइप ऑफ सिक्योरिटी, आई विल से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेट सिक्योरिटीज। फर्स्ट इज हेल्ड टू मैच्योरिटी डेट सिक्योरिटीज, सेकेंड इज अवेलेबल फॉर सेल डेट सिक्योरिटीज, एंड थर्ड इज ट्रेडिंग डेट सिक्योरिटीज। इट मींस आप कुछ ऐसी डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जिसके साथ आपका जीना मरना है। जीना मरना, हाँ, एक बार ले लिया तो ले लिया, आग गले लग जा, अब हम तुझे नहीं बेचेंगे जब तक तेरी मैच्योरिटी नहीं हो जाती, जब तक तू मर नहीं जाती, जब तक तेरा रिडेम्पशन नहीं हो जाता, हम नहीं बेचेंगे। दैट इज नेम्ड एज हेल्ड टू मैच्योरिटी। बट कुछ ऐसे सिक्योरिटीज हम लेते हैं डेट की कि हमें लगता है नहीं यार, हमें धंधे के लिए हम बेचेंगे, खरीदेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, बेचेंगे, खरीदेंगे। वी डोंट वांट टू हैव इमोशनल रिलेशनशिप विद दोज टाइप्स ऑफ डेट सिक्योरिटीज। हमें लगा हमें फायदा और हम बेच देंगे, फिर हम खरीद लेंगे, फिर हम बेच देंगे, फिर हम खरीद लेंगे। इट मीन्स दोज टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज आर फॉर धंधा, एंड दैट इज ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, ट्रेडिंग डेट सिक्योरिटीज। बिल्कुल ऑपोजिट है बेटे, जैसे आप बचपन में करते थे ना, रात और दिन, मॉर्निंग इवनिंग, सन नाइट, है ना, सन मून, ऑपोजिट। हेल्ड फॉर मैच्योरिटी है लंबे समय तक हम तेरे को अपने पास रखेंगे, आग गले लग जा। और ट्रेडिंग है चल जल्दी चली जा। It means we are not interested in that. We are not interested in keeping it. We are holding it only for the benefit, for the occasional benefits. We will sell them when we see that we have a huge profit. We will sell them. That is a capital gain. अभी मैं अब इसमें नहीं जा रहा कि कैपिटल गेन है, ऑपरेटिंग गेन है, आई एम नॉट गोइंग टू दैट। मैं जस्ट थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। और बेटे जो हेल्ड फॉर मैच्योरिटी भी नहीं है और जो ट्रेडिंग भी नहीं है, वो बीच की, बीच की, आप समझ गए बेटे, बीच की, दैट इज नेम्ड एज अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज। इट मीन्स सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या वो हेल्ड टू मैच्योरिटी है, नहीं है। फिर चेक करना है क्या वो ट्रेडिंग पर्पस है,
नहीं है तो बेटे फिर कुछ सोचना ही नहीं है. ऑल दो सिक्योरिटीज, ऑल दो डेट सिक्योरिटीज विच आर नीदर हेल्ड फॉर मैच्योरिटी एंड नीदर फॉर ट्रेडिंग पर्पस आर फॉर अवेलेबल फॉर सेल. लिख लो, हेल्ड टू मैच्योरिटी डेट सिक्योरिटीज, अवेलेबल फॉर सेल डेट सिक्योरिटीज, ट्रेडिंग डेट सिक्योरिटीज. ये 3 बातें तो आपको पता होनी चाहिए. फिर 4th पॉइंट जो मैं बताऊंगा बेटे उसका नाम है अमोर्टाइज कॉस्ट. वैसे आई हैव कवर्ड इन पार्ट 2. बेटे वैसे मैंने इसको यूनिट 1 में भी पहले 43 लेक्चर्स में भी कहीं बताया है कि दैट अमोर्टाइज कॉस्ट क्या होती है. तो बेटे अमोर्टाइज कॉस्ट का कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे बिकॉज इन केस ऑफ हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज वी हैव टू रिकॉग्नाइज, वी हैव टू मेजर, वी हैव टू वैल्यू एट अमोर्टाइज कॉस्ट. Now, as a management accountant, as a CMA USA, you should be aware of what is the meaning of amortized cost. It means आपने एक सिक्योरिटी लिया, एक सेब लिया. अब आपको लग रहा है कि ये एप्पल है, मैं खाऊंगा तो इससे मुझे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स मिलेंगे. These will be the benefits which I will be getting. तो आपने देखा कि फ्यूचर में मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उन सभी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की और उसी प्रेजेंट वैल्यू का नाम है अमोर्टाइज कॉस्ट. अभी देखेंगे, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैलकुलेटर से यार. फिर मैं डिस्कस करूंगा यील्ड रेट, यील्ड टू मैच्योरिटी. अगेन आई हैव डिस्कस इन पार्ट 2 सेक्शन बी, मार्केट रेट. कि अगर हम इसको रखें, आज का मार्केट रेट क्या है, दैट इज एट द टाइम ऑफ इशुएंस. जब वो डेट इशू हुआ था उस समय क्या मार्केट रेट था, लिखना है ना बेटे. थप्पड़ मारूं क्या? फेयर वैल्यू, दैट इज अ मार्केट वैल्यू, दैट इज मार्क टू मार्केट. आपको पता है MTM प्रोसेस की बातें करेंगे, मार्क टू मार्केट की बातें करेंगे. अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. बेटे आई हैव टोल्ड यू इन फर्स्ट 43 लेक्चर्स अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. देन आई हैव बाइफिकेटेड दैट दिस इज इनकम स्टेटमेंट, operating income, and this is other comprehensive income. What are the 4 items which are to be included in other comprehensive income? क्योंकि other comprehensive income में वो चारों के चारों items इक्विटी में डायरेक्टली जाती हैं, इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाती. जैसे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट, मिनिमम पेंशन लायबिलिटी एडजस्टमेंट, अनरियलाइज्ड, अभी बताऊंगा, अनरियलाइज्ड गेन और लॉस इन केस ऑफ हेजिंग डेरिवेटिव्स. अब सुनना, unrealized gain or loss in case of debt securities held for sale, available for sale. अभी बताएंगे बेटे, आप बस लिख लो, बाकी की बातें मेरी हैं, आपने टेंशन लेनी नहीं है. टेंशन भूपेश आनंद को देनी है. फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कराऊंगा. रियलाइज गेन और लॉस. लास्ट इज, सेकेंड लास्ट इज unrealized gain or loss. We should be aware of what is the meaning of realized gain or loss and what is the meaning of unrealized gain or loss. आप किसी का भी लेक्चर कंपेयर कर लेना और उसके बाद चेक करना कि किस में ज्यादा एनर्जी है, किस में ज्यादा आपको क्लैरिटी मिल रही है. बेटे पहले ये बेसिक बातें नहीं पता होंगी तो आप कैसे करेंगे, मुझे इतना बता दीजिए. एक बच्चा कह रहा है कि जूस नोट्स दिखाओगे. बेटे क्यों नहीं दिखाऊंगा, आप कैसी बातें कर रहे हो. आपके लिए तो मैंने बड़े प्यारे प्यारे से जूस नोट्स प्रिपेयर किए हैं. अभी हम शो करेंगे, मैं शो करूंगा. मैं यहां पे लिखा मैंने, एंटिटीज कैन हैव दिस, इक्विटी सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज. मैं इस समय आपके सामने आज डेट की बातें कर रहा हूं. मैं पहले डेट की बातें कर रहा हूं. आई विल बी डिस्कसिंग डेट. और डेट के 3 बाइफिकेशंस मैंने बना दिए हैं, हेल्ड टू मैच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल एंड फॉर ट्रेडिंग पर्पस. 3 तरह की सिक्योरिटीज को मैंने आपके सामने लिखा है. अच्छा, उसके बाद मैं आपको बड़ी सारी बातें भी और बताऊंगा. इन द लास्ट 43 लेक्चर्स जो यूनिट 1 में मैंने लिए बेटे, उसमें मैंने इनकम स्टेटमेंट बताई. हमने हर चीज़ का फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया यार. मजे की बात तो ये है. एंड थैंक्स फॉर द कमेंट्स. इतने सारे आप कमेंट्स लिख रहे हो यार, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं बाग हो जाता हूँ. इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जब आप कमेंट्स मेंशन करते हो ना. मैं आपसे ये कहता हूं कि आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम, एंड इनकम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एंड आई हैव प्रिपेयर्ड अ चार्ट फॉर दैट, एंड दैट चार्ट इज नेम्ड एज, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. इसको देखिएगा थोड़ा सा. मैंने लिखा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. इट इंक्लूड्स 2 पार्ट्स. वन इज नेट इनकम एंड सेकेंड इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. ठीक है, अभी आ रहा हूँ, इनमें सब में आऊँगा. और मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा एक बात ये भी बता दूँ कि मैं भूपेश आनंद आज आपको गल्फा मूवी दिखाने वाला हूँ. सर गल्फा दिखाएंगे? हाँ बेटे, गल्फा दिखानी है. आप देखिए, गल्फा देखिएगा. और कुछ लोग, आप जब तक इसको रियल लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे ना चीज़ों को, तो लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर सकते. बेटे भूपेश आनंद हर चीज को प्रैक्टिकली रिलेट कर रहा है. गल्फा मूवी आपके लिए निकाली. ऐसे भी हैं जो अपनी जिंदगी की लड़ाई शुरू कर रहे हैं. ये बेटे स्टॉक एक्सचेंज है, गल्फा मूवी.
आजकल कंप्यूटराइज हो गया बेटा, उस जमाने में नहीं होता था। वो बता रहे हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति, हर्षद मेहता जैसा व्यक्ति या तो ऊपर जा सकता है। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट्स आर very important, you know, to value them, to measure them, because if they are not properly measured, if they are not properly valued, तो प्रॉब्लम आ सकती है। आप देखिए क्या करें, और जीतना चाहते हैं। अब ये पूरी मूवी आप देखिएगा। और एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं आप सभी को। आज मैं एक ऐसी मूवी दिखा रहा हूं आपको जो YouTube में अवेलेबल होगी। बेटे मूवी का नाम है द सीक्रेट। मैंने कम से कम 1000 बार देख ली होगी बेटे। इस मूवी में ये बताया गया है कि जैसा आप सोचते हो, जैसा विजुलाइज करते हो, वैसा ही घटना घटित होनी स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स इफ यू विजुलाइज, इफ यू think that there are no problems and you are attempting for CMA USA Part 1 examination and Part 2 examination और आपका फर्स्ट टाइम सक्सेस अचीव हुआ है, तो भगवान तथास्तु कर देंगे। वो कहेंगे बिल्कुल ऐसा ही होगा। चेक करिए, एक बार आके देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। नहीं जानते कैसे, तो आपको ये दिखाया जाएगा, आप उसे आकर्षित करेंगे। आप खुद ही उस चीज को आकर्षित करते हैं। यू अट्रैक्ट फेलियर्स एंड सक्सेस। जाने अनजाने में जो आप सोचते हैं वही होना शुरू हो जाता है। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए जो आपको चाहिए। अक्सर जब हम उन चीजों को नहीं देखते जिनकी हमने फरमाइश की थी, अगर हम उन चीजों को नहीं देखते जिनकी हमने फरमाइश की थी, इट मीन्स आपको वही देखनी चाहिए जो आप बार बार चाहिए। आपको जैसे फर्स्ट टाइम सक्सेस चाहिए, तो बेटे इसी को देखना चाहिए। हम झुंझला जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं और हमारे अंदर शक पैदा हो जाता है। अब आप देखते खुद नहीं उन चीजों को, है ना, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। आपको उन्हीं को देखना, उन्हीं की पिक्चर्स बनानी है जो आपको चाहिए। ये शक निराशा का एहसास जगाता है। उस एहसास को पहचानिए और उसे बदल दीजिए अपने उस एहसास को पहचानिए और उसको बदल दीजिए अटूट विश्वास से। अपने अटूट विश्वास से। यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। अब ये पूरी मूवी देखना, उसमें बताया गया है कि आपको लॉजिकली करना क्या है। व्हाट इज विजुअलाइजेशन। से बात कर रहे हैं जिसे देखे अरसा हो गया। न जाने कैसे कोई आपसे उसके बारे में बात करने लगेगा और वो दोस्त आपको फोन करेगा या चिट्ठी लिखेगा। बेटे बड़ी प्यारी मूवी है, आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं अब टॉपिक में आ रहा हूँ पहले तो, सो दैट कि हम इसको कंप्लीट कर पाएँ। मैंने ये चाहा कि आप इसको लिखें। क्या लिखेंगे बेटे आज जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ ना, ये मैंने पहले विजुलाइज किया था कि आई एम टेकिंग फॉर CMA USA Part 1। देखिए हार्ड वर्क तो इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद दैट माइंड टेक्निक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले आई विल बी फर्स्टली एक्सप्लेनिंग दोस 10 पॉइंट्स और उसके बाद मैं पॉइंट में आऊँगा। हेल्ड टू मैच्योरिटी ट्रेडिंग सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर सेल। आप 3 पहले तो कॉलम्स बना लीजिए। तो पहला कॉलम है हेल्ड टू मैच्योरिटी। अब कौन सी सिक्योरिटी को हम बोलेंगे हेल्ड टू मैच्योरिटी? इफ देयर आर 2 क्लासिफिकेशन, दीज आर द 2 फीचर्स। जैसे हम पाव भाजी खाते हैं तो हम कहते हैं दिस इज पाव भाजी बिकॉज दे हैव सम फीचर्स। तो इफ देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन टू कीप दैट सिक्योरिटी and you have the ability to keep that security up to the maturity, तो हम कहेंगे those debt securities are named as held to maturity। एक बच्चा सोचने लगा, वो कहता सर सारी तो डेट है, आप क्यों क्लासिफिकेशन कर रहे हो? बेटे हम रिकॉग्निशन, वैल्यूएशन, मेजरमेंट क्लासिफिकेशन के बेसिस पे करेंगे, बिकॉज हेल्ड टू मैच्योरिटी की अलग से क्लासिफिकेशन होती है, अवेलेबल फॉर सेल की अलग से होती है, और ट्रेडिंग की क्यों सेपरेट करेंगे? तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए that which debt securities are named as held to maturity and which debt securities are available for sale and which debt securities are trading purpose। तो आई थिंक आपने हेल्ड टू मैच्योरिटी लिख लिया है। बिल्कुल पेज को इसी तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। दूसरा बच्चा बना नहीं रहा, कंप्यूटर ऐसे पेपर बनाने की जरूरत नहीं है, थप्पड़ मारो उसके मुंह पे, बिकॉज ही हैज टू पे अगेन एग्जामिनेशन फीस। ट्रेडिंग हेल्ड फॉर सेल इन द नियर टर्म। आपको ऐसा लग रहा है कि आने वाले भविष्य में, नियर टर्म में यू विल सेल इट। Available for sale those debt securities which are not classified as held to maturity or for trading। आई थिंक ये बात सबको समझ आ चुकी है। और बड़ी सिंपल सी लॉजिक सी एक मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताई है फॉर लास्ट 43 लेक्चर्स। बेटे उस अकाउंटिंग इक्वेशन से आप बड़ी बड़ी एंट्रीज बना सकते हो। अकाउंटिंग इक्वेशन थी इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स एंड देयर इज नो नीड टू लर्न एनी एंट्री। बेटे चाहे आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं, नॉन कॉमर्स हैं, अगर आप इक्वेशन की हेल्प लेते हैं,
अब आप जब आप डेट एज अ कोका कोला जब आप डेट परचेज कर रहे हैं तो डेट आपका इन्वेस्टमेंट है, डेट आपका एसेट है, एसेट बढ़ रहा है और कैश जा रहा है। इसका मतलब एक एसेट बढ़ रहा है, जो एसेट बढ़ रहा है एसेट का डेबिट नेचर होता है तो आप उसको बढ़ा दो। जैसे हेल्ड फॉर मैच्योरिटी सिक्योरिटीज बढ़ रही हैं तो डेबिट हेल्ड फॉर सिक्योरिटीज। अगर ट्रेडिंग सिक्योरिटीज इंक्रीज हो रही हैं डेबिट ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। अगर अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज डेबिट हो रही है इंक्रीज हो रही है तो डेबिट अवेलेबल फॉर सेल। दूसरा कैश जा रहा है, कोका कोला का कैश जा रहा है तो क्रेडिट कैश। बेटे हॉक ग्लेम वायले के छक्के छुड़ा देंगे अगर आपने लॉजिकली इन बातों को ध्यान से सुन लिया तो। आइए जी नेक्स्ट पॉइंट, अमोर्टाइज कॉस्ट। I think I have just told you that in order to understand that investment, how to recognize it, you should know what is the meaning of amortized cost. मैं आज के इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। वैसे अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए। मैंने कहा आपको जो भविष्य में मिलेगा बेनिफिट CMA USA पार्ट 1 करने के बाद, जो भी फ्यूचर में आपको लगता है कि ये बेनिफिट मिलेगा, आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए मार्केट रेट के बेसिस पे। उस प्रेजेंट वैल्यू को हम कहेंगे दैट इज अमोर्टाइज कॉस्ट। अभी पहले लिखें, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग कैश फ्लोस। इट मीन जहां आप खड़े हैं T1 पे खड़े हैं तो T2 T3 के जो आपको रिमेनिंग कैश फ्लोस मिलेंगी उनको टोटल करें, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें तो जो वैल्यू आज आएगा दैट इज अमोर्टाइज कॉस्ट। तो लिखेंगे इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग कैश फ्लोस। अब आपको रिमेनिंग डेट सिक्योरिटी लिया तो आपको रिमेनिंग में क्या मिलेगा? कूपन मिलेगा, फेस वैल्यू मिलेगा। कूपन मीन्स इंटरेस्ट मिलेगा, फेस वैल्यू एटलीस्ट मिलेगा। तो उन सब का आप डिस्काउंटिंग करें और वैल्यू निकालें, उसको हम कहते हैं एट मार्केट रेट, दैट इज नेम्ड एज अमोर्टाइज कॉस्ट। कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, मैं कैलकुलेटर की हेल्प से करूंगा, टेंशन मत लेना आप। फेयर वैल्यू, वैसे बेटे प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में मैंने आपको बताना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर वैल्यू। वैसे फेयर वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू का मतलब होता है मार्क टू मार्केट। इट मीन्स आप मार्केट में अगर बेचने जाएं तो उसका वैल्यू कितना है। अब इन केस ऑफ डेट सिक्योरिटीज इफ यू सी इन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हाउ मच इज द रेट, दैट इज द फेयर वैल्यू। Bombay Stock Exchange, that is a fair value. The rate at National Stock Exchange, that is a fair value. The rate appearing at Tokyo Stock Exchange, that is a fair value. It means it is very easy to find out the fair value of the traded securities, traded debt securities, क्योंकि जो भी quoted rate होगा exchange में, that is the fair value. ठीक है सर। मैंने उसके बाद आपको बताना है unrealized gain और loss। जैसे आप अभी CMA USA कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि CMA USA क्लियर होगा, फिर मेरी इंक्रीमेंट होगी, फिर अभी एक्स अमाउंट मिल रहा है, एक्स प्लस समथिंग मिलेगा, और आप उन्हीं सपनों में बहना शुरू कर देते हो, ऐसा 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 ऐसा, बट एक्चुअली में नहीं हुआ। जब आप ये अचीव कर लेंगे फर्स्ट टाइम तो ये ऐसा होगा। इट मीन्स आज अभी यू हैव टू गिव द एग्जामिनेशन, इट मीन्स अप टू दिस डेट दीज गेन्स एंड लॉसेज आर नॉट रियलाइज्ड, These are unrealized. ये हाइपोथेटिकल हैं, होंगे, हो भी सकते हैं, एक्चुअली में नहीं भी हो सकते। बड़ी सारी चीजों पे डिपेंड करता है बेटे। जैसे पोस्ट कोविड सिनेरियो देखें तो कोविड वायरस किसी को पता था? इट मीन्स देयर इज अ ह्यूज अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन दैट। इट मीन्स दैट गेन और लॉस जो आपने एक्चुअली में रियलाइज नहीं किया उसको हम बोलते हैं अनरियलाइज्ड गेन और लॉस। कहने का मतलब है आपने एक्स डॉलर्स में एक डेट को परचेज किया था, मार्केट में इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता है और एज ऑन बैलेंस शीट उसकी वैल्यू आ गई है एक्स माइनस समथिंग। इट मींस जो माइनस समथिंग है वो आपका लॉस है और एक्स प्लस समथिंग, तो प्लस समथिंग इज योर गेन। बट आपने बेचना नहीं है यार, आप तो अपने पास रख रहे हो उसको, दैट इज हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटी। आपने अभी बेचना ही नहीं है, या आपने नहीं बेचा ड्यू टू सो मेनी रीजंस, इन केस ऑफ अवेलेबल फॉर सेल और एनी रीजंस। तो जो भी गेन और लॉस आपको रियलाइज नहीं हुआ उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड गेन और लॉस। लिखें, मैंने लिखा T0 मतलब आपने जब खरीदा है ना, उसके बाद मैंने लिखा T1, इसका मतलब आपने T1 T0 एंड T1। इट मीन्स जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपने कितने पैसे में खरीदा और उसको कितने में बेच रहे हैं। हम कहते हैं एनी चेंज इन द फेयर वैल्यू ऑफ दैट सिक्योरिटी
इज एक्चुअली में नहीं आया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं ये, एक्चुअली में रियलाइज नहीं किया। सोच रहे हो, हाइपोथेटिकल है, बिकॉज वी हैव नॉट एक्चुअली सोल्ड देम। इसलिए क्योंकि आपके हाथ में नहीं आया, दैट इज नेम्ड एज अनरियलाइज्ड गेन और लॉस। गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बड़ी सिंपल सी अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से हम काम करेंगे। इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। अगर डेट की वैल्यू बढ़ जाती है, एसेट बढ़ जाता है, एसेट का डेबिट बैलेंस है, हम एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा देंगे। लेकिन सवाल आता है कि जो आप इससे इनकम होगी, हुई नहीं है, होने की संभावना है, इक्विटी बढ़ जाएगा। अब इसको कहां शो करें, वेदर इट इज ऑपरेटिंग इनकम और वेदर इट इज ए नॉन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसको चेक करेंगे। अभी मैं बताऊंगा आपको, आप बस लिख लें, लिख लें मेरे बेटे, बस लास्ट पॉइंट है। इसके बाद फिर हम डांस करने वाले हैं सभी इकट्ठा। Unrealized gain or loss T0, T1, any change in the fair value, if there is an increase in the fair value and if there is a decrease in the fair value, it means मैंने खरीदा था Y डॉलर्स में, अब वैल्यू होगी Y प्लस Z और वैल्यू होगी Y माइनस X। तो प्लस Z का क्या करें और माइनस X का क्या करें? एक्चुअली में बेचा नहीं है। ठीक है, आप बात समझ चुके हैं। मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब जब लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, अगेन आई विल बी यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन और अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से मैं इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, वैल्यू अगर गिर जाएगी तो मैं बढ़ा दूंगा। और मैंने बता दिया बेटे, ये आपको बता दिया। लास्ट पॉइंट में आ रहा हूं और फिर मेरी कहानी किस्मत की स्टार्ट हो जाएगी। रियलाइज्ड गेन, इट मीन्स आपने वो डेट सिक्योरिटीज मार्केट में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज में सेल कर दिए। कोका कोला ने, and you are a management accountant of Coca-Cola and you have realized some profit or loss, that gain or loss is named as realized gain or loss. You getting my point? उसको हम बोलते हैं realized gain or loss। जो realized हो गया present tense में, future tense में जो होगा that is unrealized। ठीक है सर, लिखिए realized gain or loss, amount received for the sale, हमने ऑलरेडी ले लिया। And we will see that how much the sale price and how much is the price which we have paid, and that price is named as acquisition cost, and the price at which we have sold is fair value or the sale price. The difference between these two is named as realized gain or realized loss। कुछ भी हो सकता है यार। एक बच्चे को नींद आ रही है, वो कहता है सर अब आप ये बताओ, आपने ये सारी बातें बता दी, अब हमें लिखना क्या था? मैंने कहा बेटे कुछ नहीं लिखना था, आप आराम से बैठो, अभी दोबारा फीस पे करना फिर लिखना। कुछ नहीं लिखना बेटे, कुछ लिखना ही नहीं है ना यार। लिखना क्या था? बेवकूफ है वो बच्चा। मैं अब एक छोटी सी बात बस बताकर अपने मुद्दे पे आ रहा हूं। जस्ट आई वांट टू टेल यू दैट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 4 बातें आती है बेटा, ये वाली 4 बातें which I have already told in last 43 lectures. Foreign currency translation adjustment, minimum pension liability adjustment, unrealized gain and loss on cash flow hedging and derivatives, unrealized gain or loss on available for security investments। बेटे इस वजह से मुझे ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बताना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली में ये हुआ नहीं है, इसलिए ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम हो ही नहीं सकती, इसलिए हम इसको इनकम स्टेटमेंट में डाल ही नहीं सकते, इसलिए वी विल ट्रांसफर टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये बात मैंने बतानी थी। और एक बड़ी अच्छी सी बात इसमें मैंने इस जूस नोट्स में मैंने आई हैव शोन यू, क्या दिखाया बेटे कि डेट सिक्योरिटीज को किस तरह से क्लासीफाई करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो फ्लो चार्ट, नो डाउट यू हैव द जूस नोट्स, उसको बनाना कंपलसरी है बेटे। बड़ी मेहनत से बनाया मैंने, हॉक, ग्लेम, वायले, बेकर को मिक्स करके, और बड़ा ही अच्छा लगता है वो मेरे को चार्ट। यू नो, विद हेल्प ऑफ दैट चार्ट इतने ज़्यादा पेजेस आपको हॉक के करने नहीं पड़ेंगे, सब काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना? ये देखो ये चार्ट आ भी गया, मैंने ये लिखा है बेटा फ्लो चार्ट, ये लीजिए, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मैं यहाँ पे आ गया जी, ये आ गया जी सीधा। आप चलिए सीधा मुद्दे पे आ जाइए। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बिल्कुल आ रहा हूँ, और आप लिखेंगे तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने बड़ी हेल्प चलिए ये छोड़िए, वो भी छोड़ दीजिए, ये बना दीजिए फ्लो चार्ट बेटा। ये बनाना कंपलसरी है, ये ज़रूर है बेटा बनाना। फ्लो चार्ट इन रिलेशन टू, मैंने कहा डेट सिक्योरिटीज, ऐसे लिख दीजिए डेट सिक्योरिटीज। फ्लो चार्ट इन रिलेशन टू डेट सिक्योरिटीज। आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट यू नो दिस इज अ फ्लो चार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बस इसी को समझाना है मैंने।
और आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। एक बच्चा बहुत खुश हो गया कि कहता है भूपेश आनंद कह रहा है आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। बेटा डेट सिक्योरिटीज कैन बी, आई हैव टोल्ड यू, टू बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज held to maturity, second is available for sale, third is trading purpose। आई थिंक ये बात अब आपको समझ आ गई है। अब आपको जल्दी जल्दी काम होगा क्योंकि मैंने आपको लॉजिक्स कंसेप्ट बता दिए। तो HTM का मतलब है हेल्ड टू मेच्योरिटी, TS का मतलब है हेल्ड फॉर ट्रेड, HFT का मतलब है हेल्ड फॉर ट्रेड, AFS का मतलब है अवेलेबल फॉर सेल। अब आप पहले आ जाइए कहाँ पे, हेल्ड टू मेच्योरिटी, जिसको मैंने कहा है आ गले लग जा, पूरे लास्ट तक हम तेरे साथ अटैच रहेंगे, तू मेरा मैं तेरी, 7 जन्मों का साथ है यार। तो ऐसी डेट सिक्योरिटीज को आप बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे शो करेंगे? मैंने अभी बताया द वैल्यू एट विच वी विल शो दीज टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इज अमोर्टाइज कॉस्ट। दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर बेनिफिट्स। आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट दैट। एंड इसमें रियलाइज्ड गेन और लॉस का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि हम बेच ही नहीं रहे। भाई रियलाइज्ड गेन और लॉस कब होगा? जब हम बेचेंगे, है ना। इसमें हाँ इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, तो जब आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा तो हम उसको कहाँ शो करेंगे, वो सब मैंने लिखा है। आप लिखिए जी बेटे, बैलेंस शीट में हम अमोर्टाइज कॉस्ट शो करते हैं, और जब एक्चुअली में बेचोगे जी मान लो मेच्योरिटी के बाद, तब तो गेन होगा रियलाइज्ड, इनकम स्टेटमेंट में शो करेंगे। और अनरियलाइज्ड गेन इज टू बी इग्नोर्ड क्योंकि वी आर नॉट सेलिंग इट, यू नो, वी हैव नॉट केप्ट फॉर दैट, दिस इज नॉट माय इंटेंशन, मेरी इंट्यूशन ही नहीं थी इसको बेचने की। तो अनरियलाइज्ड गेन को हम कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय अनरियलाइज्ड गेन, आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय रियलाइज्ड गेन, एंड आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय अमोर्टाइज कॉस्ट। मैंने अभी नीचे अलग से दिखाया अमोर्टाइज कॉस्ट क्या होती है। चलिए पहले देख ही लेते हैं यार, आप मुंह ऐसे छोटा कर लेते हैं ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता बेटा। ये देखो आप छोटा मुंह कर लेते हो, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैंने आपके लिए बड़े प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल्स बनाए हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल करने से पहले आपको ये पूरा फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। हाँ सर बिल्कुल बनाएंगे, बनाइए बेटे। ये देखो आपने पहले डेट सिक्योरिटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हेल्ड टू मेच्योरिटी, फिर ट्रेडिंग में आ जाओ। पहले ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे हेल्ड टू मेच्योरिटी के बाद। ट्रेडिंग का मतलब है हमने बस रखा है कैजुअली, बेचने खरीदने के लिए रखा है इनको। तो इनकम स्टेटमेंट में हम रियलाइज गेन और अनरियलाइज गेन दोनों हम इनकम स्टेटमेंट में शो करेंगे, बिकॉज दैट इज ट्रेडिंग पर्पस। मतलब उनको हमने एक्चुअली में जो बेच दिया, क्योंकि हमने नियर टाइम पे बेचना ही है, ऐसी सिक्योरिटीज को ट्रेडिंग सिक्योरिटीज बोलते हैं। हमने नियर टाइम पे बेच दिया तो हमें कुछ गेन रियलाइज हो गया, ये लॉस हो गया, या और अनरियलाइज गेन हो गया। अज्यूम करते हैं देयर इज अ केस ऑफ अनरियलाइज गेन, भाई हमें बेचा नहीं, हमें लग रहा है कि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। दोनों केसेस में बिकॉज दीज आर ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, इनकम स्टेटमेंट में आएगी। अब आप हेल्ड टू मेच्योरिटी को देख लें और एक बार कंपेयर कर लें बेटे, ये समझ आ गया तो अवेलेबल फॉर सेल समझ आ जाएगा। बैलेंस शीट में हेल्ड टू मेच्योरिटी को अमोर्टाइज कॉस्ट में दिखाएंगे। आपको मैंने आपके कोर्स में नहीं है हाउ टू कैलकुलेट अमोर्टाइज कॉस्ट, बट ये भूपेश आनंद है जो बताएगा आपको कि अमोर्टाइज कॉस्ट होती क्या है, सो दैट आपके मन में वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। खाली रटना थोड़ी है कि अमोर्टाइज कॉस्ट क्या होती है बेटे, कैलकुलेटर की हेल्प से भी बताऊंगा, अभी सॉल्व किया मेरे पीपीटी में। ठीक है जी, अब हम आगे थर्ड केस में, लास्ट केस अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल में हम फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे, हम फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे किसको बेटे, यहाँ पर भी ना ये ट्रेडिंग सिक्योरिटीज जो है ना, ये वाली ये बैलेंस शीट में यहाँ पे शायद मिसिंग हो गया, फेयर वैल्यू आएगा बेटा, मेरे से गलती से मिस हो गया, बैलेंस शीट का पार्ट मिस हो गया, फेयर वैल्यू आएगा, इनकम स्टेटमेंट और रियलाइज गेन भी आएगा, अनरियलाइज गेन भी आएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती नहीं यार यहाँ पे तो, क्योंकि हम अनरियलाइज गेन को इनकम स्टेटमेंट के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाइए, बैलेंस शीट फेयर वैल्यू, इनकम स्टेटमेंट रियलाइज गेन, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अनरियलाइज गेन। आई थिंक अभी तक मैंने आपको बताया था। चलिए पहले क्वेश्चन को करते हैं, फिर समझते हैं यार कि क्या कहना चाह रहा हूँ। आराम से बस बेटे 1-2 मिनट की बात रहेगी, ज़्यादा लंबा नहीं रहा, अब काम खत्म होने वाला है। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, और आपके पास जूस नोट्स नहीं है तो आप प्लीज़ इसको नोट करिए, बड़ी प्यारी सी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। सपोज फाइनेंशियल एसेट मैंने सपोर्ट पैकेज से लिया IMA के, इज परचेज एट T0 $100। इसका मतलब आपने एक सिक्योरिटी को $100 में खरीदा, एंड द वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट, उसी डेट की वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर इज $120। ठीक है जी,
आपने $100 में इसको बाय किया था और जब आप अपनी बुक्स को क्लोज करने लगे तो $120 की है, और बीच में मतलब आपको बीच में $10 की इनकम रियलाइज हो गई, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, ये लिखा हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू द अबव फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ 3 सिक्योरिटीज, अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये सिक्योरिटी हेल्ड टू मैच्योरिटी होती तो आप अपनी बैलेंस शीट में क्या शो करते, इनकम स्टेटमेंट में क्या दिखाते, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या शो करते। बेटे मैंने लिखा है इफ इट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड टू मैच्योरिटी, आप इसको अमोटाइज कॉस्ट पे दिखाते। मैं अभी कल कैलकुलेट करके दिखा दूंगा अमोटाइज कॉस्ट, अभी मान के चलेंगे अमोटाइज कॉस्ट है, ठीक है जी। रियलाइज गेन, आपको जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ दैट इज रियलाइज गेन, और द कैपिटल गेन यू हैव रियलाइज इज आल्सो रियलाइज गेन $10 दैट इज टू बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट। ये देखिए अनरियलाइज कुछ हुआ ही नहीं, $120 में हमने वैल्यू है बट हमने बेचनी नहीं है, हमारी इंटेंशन ही नहीं थी बेचने की, तो अनरियलाइज गेन होगा ही नहीं। अनरियलाइज गेन है तो सही बट इसको हम इग्नोर कर देंगे। बेटा ये प्रैक्टिकल लाइफ से जब आप रिलेट करते हैं ना तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आती है। एक तो होता है पढ़ लिया मैंने, बता दिया आपने, कर लिया, हो गया, भूल भी जाएंगे। अब आपको लॉजिकली, क्योंकि मैंने कराया है, अभी एग्जाम्पल्स और दूंगा तो आपको सब बातें समझ आएंगी। नाउ इफ इट इज क्लासिफाइड एज, पहले ट्रेडिंग को करेंगे बेटे। बैलेंस शीट में वी विल शो एट फेयर वैल्यू एंड द फेयर वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू विच इज कोटेड वैल्यू इन द स्टॉक एक्सचेंज। $120 की दिखाएंगे। रियलाइज गेन $10 का ही हुआ, हमने बेचा थोड़ी है इसको, वो $10 का जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो आएगा एंड दैट टू इन द इनकम स्टेटमेंट। अनरियलाइज गेन, क्योंकि हमने खरीदा था 100 में, हो गया 120 में, अभी मिला नहीं है, $20 इज अनरियलाइज गेन। अब चाहे वो अनरियलाइज गेन हो या रियलाइज गेन हो, टोटल $30 है, दैट इज टू बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट। देखिए मैंने वही लिखा है, इनकम स्टेटमेंट में $30 हम दिखाएंगे। मैं आ गया जी अवेलेबल फॉर सेल, बीच के फेयर वैल्यू पे ही शो करेंगे। ये बात तो हमें समझ आती है कि वी विल शो एट फेयर वैल्यू, बैलेंस शीट में तो फेयर वैल्यू आएगी, ये बात भी समझ आ चुकी है अभी तक। रियलाइज गेन $10 होगा बिकॉज इंटरेस्ट रिसीव्ड इज $10। इनकम स्टेटमेंट में $10 दिखाएंगे, अनरियलाइज गेन $20 है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में $20 आएगा। उसी को बोल रहा हूं फोर्थ आइटम, unrealized gain or loss in case of available for sale debt securities। इतने प्यार से, इतने डिटेल से आप लेक्चर पे करके भी खरीद लें तब भी कोई नहीं बताएगा यार। ये तो मैं भूपेश आनंद आपसे प्यार करता हूं और मेरी हॉबी है पढ़ाना, ठीक है जी। अब आ जाइए, मैं बताना चाहता हूं कि अमोटाइज कॉस्ट कैसे निकालते हैं। बेटे मैंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए स्लाइड्स बनाई है यार, इतनी मेहनत, इतने कंसेप्ट कोई बता दे मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा यार। अब एक बच्चा कहता है अमोटाइज कॉस्ट तो है भी नहीं। बेटे अमोटाइज कॉस्ट को एक बार थोड़ा समझ लोगे ना तो आपको लॉजिकली याद रहेगा, हेल्ड टू मैच्योरिटी में अमोटाइज कॉस्ट थी। अमोटाइज कॉस्ट को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोस। देखो क्या लिखा है, सपोज अ जीरो कूपन बॉन्ड। अभी मान लेते हैं कुछ होता होगा कोई जीरो कूपन बॉन्ड, इसकी डिटेल में नहीं जाते। एक बॉन्ड है $700 का, फेस वैल्यू $1000 की, मतलब $700 और $1000। या ऐसा करते हैं, मैं एक जीरो कूपन बॉन्ड का भी नहीं बता रहा, फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं आपको अमोटाइज कॉस्ट के लिए एग्जाम्पल 3 बता रहा हूं। बड़े सारे एग्जाम्पल लिए यार मैंने आपके लिए। सपोज द फॉलोइंग इज द सिक्योरिटी क्लासिफाइड एज हेल्ड टू मैच्योरिटी विद द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। It means now what is the price at which we will be going to show bond at T0? It means we have to show it at a amortized cost because this security is held to maturity. क्योंकि ये सिक्योरिटी हेल्ड टू मैच्योरिटी है इसलिए मुझे इसको अमोटाइज कॉस्ट पे ही दिखाना चाहिए, इसलिए मैं अमोटाइज कॉस्ट की वैल्यू निकाल रहा हूं। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, फेस वैल्यू $1000, कूपन रेट 10% है, YTM 20% है, N जो है वो 3 है, फेस वैल्यू इज $1000, कूपन रेट इज 10%, YTM का मतलब मान के चलिए मार्केट रेट एट द टाइम ऑफ इशू, N3। बेटे इससे ज्यादा नहीं कर सकता। मैंने स्टेप्स भी लिख दिए जी आपके कैलकुलेटर से, आप कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए, मैं अपना कैलकुलेटर लेकर आ रहा हूं आराम से। ले आया बेटा, कैलकुलेटर ले आया देखो, और मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए।
सेकंड क्लियर वैल्यू, सेकंड क्लियर टीवीएम रो से हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार करना सीखिए। 1000 इज फेस वैल्यू बिकॉज यू विल बी गेटिंग द मैच्योरिटी वैल्यू एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी। 3 साल के बाद आपको $1000 मिलेंगे। 100 आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज द रियलाइज गेन विच यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ 1000 बिकॉज इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। एंड 3 इज द एन, मतलब आज से 3 साल तक मिलेगा। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, सेकंड क्लियर टीवीएम 1000 फेस वैल्यू, 100 पीएमटी, 3N, 20 is the IY, that is YTM, and then I have to compute the present value. This is $789. It means amortized cost of this bond, the present value of the future cash flows of this bond at market rate is $789. आप चेक करिए, मैंने इसको $789 में दिखाया। अब अगर आप यहां पे खड़े होंगे तो कुछ नहीं, डाटा वही रहेगा। एन को खाली आपने 2 कर देना है क्योंकि आपके सामने 2 है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 847। और अगर आप यहां पे खड़े होंगे तो आपको एन की वैल्यू 1 कर देनी क्योंकि आपको अब ये बेनिफिट मिलेगा, तो वैल्यू आ जाएगी 916 और ये वैल्यू 1000 तक जाएगी। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की यही स्पेशलिटी है कि वो फेस वैल्यू तक पहुंच जाती है। मैंने यहां पे लिखा है वी विल कैलकुलेट दिस और मैंने बेटे ऊपर देखो क्या लिखा है, नाउ एज जस्ट चेंज द एन। If you just change the n because you have already used TVM row, you can calculate the amortized cost, the value, the cost at which you will be showing at T1, the price at you will be showing at T2, the price at you will be showing at T3. आप उन सबके प्राइसेस को दिखाओगे और बेटे इसको बोलते हैं amortized cost. It means held to maturity. एक बच्चे ने सुना ही नहीं, उसने कहा आना ही नहीं है। ठीक है बेटे, अच्छी बात है, नहीं सुना, आना तो नहीं है, बट द पॉइंट इज एटलीस्ट आपको थोड़ा सा लॉजिकली रिलेट करके रखेंगे ना तो माइंड के अंदर चली जाती है चीज़ की अमोर्टाइज कॉस्ट है क्या। ठीक है सर, तो अमोर्टाइज कॉस्ट को मैंने बता दिया। आई थिंक मैंने सारी बातें बताई आपको और मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी सी क्या बहुत सारी बातें समझ आई। ठीक है जी। तो ये आप जूस नोट्स को आराम से देखेंगे, मैंने बड़े प्यार से मेहनत से प्रिपेयर किया है। लास्ट में मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। ये लेक्चर 14 है सीएमए यूएसए पार्ट 1 एग्जामिनेशन के लिए, सेक्शन ए के लिए, यूनिट 2 के लिए लेक्चर 14 है। आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट हाउ यू विल रिकॉग्नाइज, हाउ यू विल मेजर, हाउ यू विल वैल्यू एंड हाउ यू विल डिस्क्लोज योर इन्वेस्टमेंट्स इफ यू हैव डन इन डेट सिक्योरिटीज। एंड आई हैव टोल्ड यू देयर आर 3 पार्ट्स टू बी क्लासिफाइड। उसके बाद फिर मैंने वो 10 बातें बताई, फिर मैंने आपको सारी बातें कैलकुलेट करके बताई, अमोर्टाइज कॉस्ट बताया, अनरियलाइज गेन बताया, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बताई, रियलाइज गेन बताया, अनरियलाइज गेन बताया। बेटे बहुत कुछ बताया। अगर आप इसी लेक्चर को 1-2 बार और सुन लेंगे तो आई गारंटी यू कि आपको इन्वेस्टमेंट्स इन डेट सिक्योरिटीज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर 15 को मैं इक्विटी में लूंगा। मिलते हैं बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।